दोस्तों आज आप लोगों के बीच में प्रकाश से बनने वाले जो क्वेश्चन है, जैसे कोई वस्तु कहाँ पर रखी जाती है, जैसे वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए, फोकस पर रख दिया जाए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा या दर्पण के आगे बनेगा, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रकाश होता क्या है। प्रकाश हमारे ज्ञान और दृष्टि को जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे वायुमंडल या वातावरण में या जीव जगत में उपस्थित जीव जो है उसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे विटामिन डी का स्रोत हमको मिलता है। चलिए प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की मेरे दोस्तों क्या है, ऊर्जा है। और प्रकाश जब होता है, आता है, तो उससे कुछ घटनाएं घटित होती हैं। जब प्रकाश अपने माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी जो रेडिएशन है, जो किरण है, वह विचलित होती है या फिर अभिलंब की तरफ झुकती है या अभिलंब से दूर जाती है, उसके विषय में पढ़ेंगे। और प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, ये दो घटनाएं घटती हैं। और सबसे पहली बात है कि यह जो घटनाएं घटती हैं, दर्पण या लेंस या कोई समतल दर्पण हो या लेंस हो, उसके माध्यम से घटना घटित होती है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे दर्पण होता क्या है। दोस्तों मिरर क्या होता है, दर्पण किसी गोली कोष का कटा हुआ वह भाग जिसके एक सतह पर कलई कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, तो उसका परावर्तन मेरे दोस्तों दूसरे सतह से होने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। समझिए मेरे दोस्तों, किसी गोली कोष है, कोई गोली कोष है, इसका खोखला गोला कोई है, यह शीशे का है, इसका कोई यहाँ से गोली कोष का एक भाग यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से कोई केंद्र होगा, यहाँ पे सी होगा, सेंटर होगा। इसको जब काटेंगे और इसके अगर इस सतह पर कलई कर देंगे मेरे दोस्तों, तो यह जो दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल, यदि हम गोली कोष के उभरे हुए तल पे कलई कर दें तथा उसका परावर्तक दबे हुए तल से हो, तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। यदि समझिए, यदि यहाँ से हम एक गोली कोष इसको काटते हैं और इसका हम कलई दबे हुए तल से कर दें, तो इसका परावर्तक मेरे दोस्तों उभरे हुए तल से होने लगेगा। तो इसका परावर्तक कहाँ से होने लगेगा, उभरे हुए तल से होने लगेगा। इसका परावर्तक उभरे हुए तल से होने लगेगा, तो इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, समझिए मेरे बात को मेरे दोस्तों, जब किसी गोली कोष को काटा जाता है तो उसका जो सेंटर होता है, जो पहले का सेंटर है, यही इसका वक्रता त्रिज्या कहलाता है। यही इसका क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। समझिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम फिगर बनाते हैं, अवतल दर्पण से जब कोई किरण गुजारते हैं तो एक घटना घटित होती है कि वह जो किरण है मुख्य अक्ष के यदि समांतर चलेगी तो मेरे दोस्तों मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें सदैव मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। जैसे देखिए, हम लेते हैं अवतल दर्पण। यह मेरा कौन सा दर्पण है मेरे दोस्तों, उभरे हुए तल पे यदि हम कलई कर दें तो इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। इस दर्पण का नाम मेरे दोस्तों अवतल दर्पण हो जाएगा। और इस दर्पण में यदि कलई उभरे हुए तल से करें तो इसी का नाम तो होता है अवतल दर्पण। देखिए, यह जिस गोली कोष का कटा हुआ भाग, उस केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम वक्रता केंद्र, और यहाँ पर कोई बिंदु रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, पोल या ध्रुव कहते हैं। यहाँ P है, इस पॉइंट का नाम मेरे दोस्तों P है। और यहाँ पर मुख्य अक्ष के फोकस, देखिए वक्रता केंद्र और मुख्य ध्रुव जो ध्रुव है और यह मुख्य अक्ष है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच का पॉइंट बनता है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। उसे फोकस कहते हैं मेरे दोस्तों, इसे हम फोकस कहते हैं। इसे हम फोकस कहते हैं, इसे वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। वक्रता केंद्र, इसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस।
याद कर लीजिए, एक कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें सदैव मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी किरण तो मुख्य फोकस से जाएगी, अगर फोकस से किरण जो जाएगी वह मुख्य अक्ष के समांतर से होके जाएगी। जैसे यहाँ पे समझिए इस कॉन्सेप्ट को, यह हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण। यदि हम यहाँ पर किरण, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सी है, यदि हम इस किरण को इसके पास से भेजेंगे तो यह जो है यह किरण जाएगी ऐसे, लेकिन यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी मेरे दोस्तों। यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर निकल जाएगी। और यही घटना, विपरीत घटना देखें मेरे दोस्तों, यहाँ से यदि मैं इसको इसके समांतर भेजूंगा तो फोकस से होकर के जाएगा। बात आए समझ में? अगर यहाँ से चलेगी किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें हमेशा कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए ठीक है, आगे देखिए। अगला कॉन्सेप्ट है, यदि वक्रता केंद्र से होकर जो किरणें जाएगी मेरे दोस्तों वो अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। जैसे हम इस किरण को यहाँ से यहाँ तक भेजे हैं, समझिए यहाँ से जाएगा और रिटर्न भी यहीं पर आएगा, इसी डायरेक्शन में। जैसे जिस रास्ते से जाएगा और उसी रास्ते से क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। वक्रता केंद्र से चलने वाली किरण वक्रता केंद्र के मार्ग पर पुनः वापस लौट आती है, जबकि मुख्य फोकस से चलने वाली किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। समझ में आ रही है बात मेरे दोस्तों? एक अगला कॉन्सेप्ट यह है, कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक बातें समझिए। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से यहाँ कोई, इसको देखिए शुरू से समझिए, यहाँ पे समझिए। हम यहाँ पे जो दर्पण लिए हैं, अवतल दर्पण, यहाँ से मुख्य फोकस से जो ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहा जाता है मेरे दोस्तों। जबकि यहाँ पर सी है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे फोकस दूरी कहते हैं। यदि हम कोई वस्तु, यहाँ पे समझिए, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, समझिए। यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सी है, हमने वस्तु यहाँ पे रखा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो ये वस्तु की जो दूरी है दर्पण से, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। यदि हमारा प्रतिबिंब मेरे दोस्तों यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है मेरे दोस्तों, यह प्रतिबिंब यदि दर्पण वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा इससे दर्पण के बीच की दूरी, प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी भी होती है, प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी भी होती है, प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी को भी से प्रदर्शित करते हैं, जबकि वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं, फोकस से दर्पण के बीच की दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं, जबकि वक्रता त्रिज्या से दर्पण के बीच की दूरी को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे रेडियस बोला जाता है, इसे फोकस बोला जाता है। यहाँ से देखिए, या तो इसे इमेज कहेगा, कभी कभी इमेज की लंबाई को, इमेज किया वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के जो प्रतिबिंब बन रहा है प्रतिबिंब की लंबाई को आई से, और ऑब्जेक्ट जो वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे देखिए, हम उत्तल दर्पण में एक फार्मूला जानते हैं मेरे दोस्तों, वह फार्मूला है दर्पण के फोकस और वस्तु के दूरी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी के बीच में जो संबंध होता है वह क्या होता है, दर्पण के फोकस दूरी जो है 1/f बराबर जो होता है मेरे दोस्तों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। यह दोनों दर्पण के लिए सही है, दोनों दर्पण के लिए यही फार्मूला लगाएंगे, या तो उत्तल कहे या फिर अवतल कहे, चाहे उत्तल दर्पण कहे चाहे अवतल दर्पण कहे, यह जो फार्मूला है यह
तीनों जो संबंध होता है दोनों दर्पणों के लिए होता है, लेकिन जब सवाल लगाएंगे, जब सवाल लगाने की जो दशा होती है उसमें इसका मान जो होगा कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक होगा। तो मेरे दोस्तों जब अवतल दर्पण के लिए हम लगाएंगे, क्वेश्चन में कहेगा अवतल दर्पण के लिए, तो मेरे दोस्तों F, U, V का मान हमेशा ऋणात्मक रखेंगे, हमेशा ऋणात्मक। और उसके बाद अगर उत्तल के लिए बात करें मेरे दोस्तों, उत्तल के लिए बात करेगा ना, तो U का मान ऋणात्मक कर लेंगे, U का मान ऋणात्मक। और बच क्या गया, F, V का मान धनात्मक। दोस्तों समझ में आया? जब सवाल लगाएंगे तो F, U, V का मान कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक होता है। तो हम जानते हैं अवतल के लिए तीनों ऋणात्मक रखेंगे सवाल लगाते टाइम, लेकिन जब हम उत्तल की बात करेंगे U को ऋणात्मक, बकिया जो बचेंगे F, U और V उसको धनात्मक रख देंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। कभी दर्पण से पूछेगा कि एक क्वेश्चन बनता है, यदि वस्तु जो है दर्पण के सामने कहाँ पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, दर्पण के पीछे आगे बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, इसके बारे में बात करें। चलिए सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके विषय में बात करेंगे। अवतल दर्पण मेरे दोस्तों, अवतल दर्पण का जो डिफिनेशन है, इसके उभरे हुए तल पे कलई करते हैं और दबे हुए तल से क्या होता है, परावर्तन होता है। मेरे दोस्तों एक कंडीशन पूछता है, परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। परावर्तन के कितने नियम? परावर्तन के कितने नियम? और परावर्तन होता क्या है? एक परावर्तन होता है, दूसरा अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है, एक अपवर्तन होता है, एक परावर्तन होता है। देखिए परावर्तन उसे कहते हैं जैसे हमने कोई मार्ग में यदि कोई दर्पण या लेंस नहीं, यह देखिए जो दर्पण है, यह दर्पण यहाँ पे समझिए, यह जो दर्पण है, यदि यह दर्पण से किरण यदि इसी मार्ग से गई और इसी मार्ग में वापस आ जाएगी तो इसे परावर्तन। हमने यहाँ पर कोई माध्यम को कुछ भी रख दिया, कांच रखा, कैसा नहीं रखा, यदि यहाँ से किरणें यहाँ से जा रही है और इसी मार्ग इसी क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में माध्यम 1, माध्यम फर्स्ट, माध्यम सेकंड में चली जाएगी। देखिए यहाँ पर माध्यम 1 है, माध्यम 2 में नहीं जाएगी तो परावर्तन, माध्यम दूसरे में चला जाएगा तो अपवर्तन होगा। माध्यम दूसरे में जाएगा तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन होने लगेगा। जब एक ही माध्यम में रह जाएगा तो उसे अपवर्तन कहेंगे। और परावर्तन के 2 नियम हैं और इसी घटना के द्वारा 2 नियम का निर्माण होता है। परावर्तन के नियम जो होता है, परावर्तन घटना के द्वारा बनता है। परावर्तन का नियम क्या है? पहला नियम देखिए, परावर्तन का नियम ये है कि जो आ रही है किरण उसको आपतित किरण बोला जाता है, और जो किरण आ करके उसी दिशा में चली जाएगी उसे परावर्तित किरण बोला जाएगा। या जैसे समझिए यहाँ पर मैंने एक दर्पण लिया, जिस दर्पण का नाम मेरे दोस्तों समतल दर्पण है। इस दर्पण का नाम चलो हमने रख दिया समतल दर्पण। समतल दर्पण है। अब देखिए समतल दर्पण से हमने कहा ऐसे नहीं किरण आ रही मेरे दोस्तों, किरण जो आ रही है उसका जो डायरेक्शन ऐसे आ रही है, किरण का जो डायरेक्शन है वह ऐसे आ रही है। आएगी तो किरण ऐसे निकल भी जाएगी, ऐसे आएगी तो मेरे दोस्तों ऐसे चली जाएगी। और ये माध्यम एक ही है, माध्यम एक ही, दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा, इसीलिए इसे परावर्तन कहा जाता है। और यहाँ पर एक मानक रेखा खींचेंगे जिसे हम अभिलंब के नाम से जानते हैं, जिसे हम अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब, इसे इस किरण आ रही है इसीलिए इसे आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण।
और यह किरण इधर चली जा रही, इसीलिए इसे परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तित किरण। इसे कहेंगे अभिलंब। यह आपतन बिंदु है मेरे दोस्तों, आ रही है तो इसे आपतन बिंदु, इसे कहेंगे अभिलंब, अभिलंब। आपतित किरण, देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच एक एंगल बनेगा जिसका नाम हम रखते हैं ए या बी, रखिए ए रखते हैं। और यहाँ पर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक एंगल बनेगा जिसका नाम मेरे दोस्तों, जिसका नाम परावर्तन कोण, इसे बी कहेंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए इसी जो घटना अभी मैंने बताया, इस घटना से दो कंडीशन, दो घटनाएं घटित होती है। पहला जो नियम कहता है परावर्तन का, देखिए है क्या, परावर्तन का पहला नियम क्या है? पहला नियम बोलता है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही माध्यम में होते हैं। यही परावर्तन का पहला नियम है। आपतित किरण, आपतित कामा परावर्तित किरण जो है यह और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही माध्यम में होते हैं, पहला नियम है। और दूसरा नियम यह है कि जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण ए कोण बी के क्या होगा, कोण ए बराबर कोण बी। मतलब लिखे तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। यह होता है मेरे दोस्तों परावर्तन के दो नियम। मतलब आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, जबकि दूसरा नियम बताता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते, सदैव बराबर हो। जैसे इस एंगल का नाम मेरे दोस्तों 30 डिग्री देगा तो इसका भी 30 हो जाएगा। किसके आधार पर? परावर्तन के दूसरे नियम के आधार पर यह बताता है कि जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे आप अब अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है, यह कैसे, कहाँ पर वस्तु रखेंगे, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यह हेडिंग है। और इसके अंदर मुख्य रूप से 6 घटनाएं घटित होती हैं। 6 घटनाएं घटित होती है, मतलब वस्तु कहाँ कहाँ पे रखा जाए, 6 दशाओं में रखते हैं और 6 प्रकार से हमारा प्रतिबिंब भी बनता है। देखिए हमने यहाँ पे रखा है, यह हमारा दर्पण जो है मेरे दोस्तों अवतल दर्पण है। यह पहला है जब वस्तु अनंत पर हो, यह पहला का आता है जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर रखी जाए, अनंत मतलब कहीं भी रख दी जाए, ठीक ना, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखो यहाँ पर है, इस रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष कहा जाता है, इसे ध्रुव कहा जाता है, इसे पी कहा जाता है। यहाँ पर यह होता है मेरे दोस्तों फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है। और यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। यहाँ पर अनंत से किरणें चलेंगी, समझिए अनंत से किरणें चलेगी, इसके समांतर चलेगी। तो बताइए वह किरणें, यह जो किरण है मेरे दोस्तों, यह जो किरण है हमेशा हमने बताया है अगर समांतर चलेगी तो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। हमने कहा चलो ठीक है, यहाँ पर यदि हम देखें, यहाँ पर यदि हम देखें इसके समांतर चल रही किरण यहाँ से, तब भी यहाँ फोकस से ही होकर के जाएगी। जाएगी कि नहीं बताइए दोस्तों? तब भी कहाँ से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी।
और जो प्रतिबिंब बनेगा बिंदुवत आकार का बनेगा और थोड़ा से नीचे बनेगा। और यह जो दर्पण, अवतल दर्पण का जो पहली घटना है, यह प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा बिंदुवत आकार का बनेगा, बिंदुवत, बिंदुवत आकार है उसका, जो आकार है बिंदुवत है। और क्या है, प्रकृति उसकी वास्तविक और उल्टा है। उल्टा मतलब दर्पण के ये नीचे बनेगा, ठीक है ना, जो मतलब दर्पण के नीचे नहीं, मतलब जो मुख्य ध्रुव है, जो ध्रुव है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के थोड़ा से नीचे बनेगा, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, उल्टा कहते हैं, उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा, वास्तविक का मतलब दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक कहेंगे, दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी कहेंगे। मेरे दोस्तों बिंदुवत आकार का बनेगा, न के बराबर बनेगा, बहुत नगण्य बनेगा, न के बराबर यहाँ पर ही बनेगा। यह पहली घटना जब वस्तु अनंत पर रखी जाए तो यह घटना घटित होती है। दूसरी घटना है जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी जाए। जब वस्तु सी तथा सी के परे रखे जाए, सी के परे मतलब सी के थोड़ा बाहर रखी जाए, सी के परे हो तो, सी के परे हो मतलब सी से बाहर हो तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा। हमने कहा यहाँ पे सी है, यहाँ पर यफ है, सी से परे मतलब यहाँ पे चलिए वस्तु हमने रख दिया, वस्तु की लंबाई हमने ले लिया ए बी कर लिया। मेरे दोस्तों यहाँ से किरण चलेगी ऐसे फोकस से होकर के जाएगी। हमने अभी बताया है कि यहाँ पर जो सी है, सी से यदि हम किरण कोई भेजेंगे, सी से कोई यदि हम किरण भेजेंगे तो हमारा यहाँ से ये जो किरण जाएगी सी से ऐसे चली जाएगी लेकिन वापस चली आएगी। लेकिन हम यहाँ से यदि इसको भेजें, समझिए यहाँ से इसको, यहाँ से यदि हम इसको भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इससे ऐसे आ जाएगा। लेकिन अनंत पर रहेगा तो अनंत की जो घटना होती है, अनंत का और वस्तु का जो सी पर प्रतिबिंब सी से सी के परे हो, दोनों कंडीशन समान होता है, दोनों कंडीशन मेरे दोस्तों समान बनता है। लेकिन बस कहने वाली बात यह है, ये अनंत से कहाँ पर रखी जा रही है ये हमको नहीं पता है। जो सी है, सी वक्रता केंद्र और सी के परे हो तब प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। बिंदुवत आकार को हटा करके छोटा कर लीजिएगा, बस वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। चलिए दो घटना कंप्लीट हो गया, दो कंप्लीट हो गया, अभी चार बचा है। देखिए चारों को देख लीजिए। तीसरा देखिए, तीसरा है जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु कहाँ पर रहेगी, सी पर रहेगी। जब वस्तु सी पर रखी जाए मतलब वक्रता केंद्र पर रखी जाए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए। यहाँ पर यफ है मेरे दोस्तों, यहाँ पर सी है। चलिए यहाँ पर हमने वस्तु रख दिया, यहाँ पर हमने वस्तु रख दिया तो यहाँ से जो किरण चलेगी फोकस से होकर के जाएगी, यहाँ से जो किरण चलेगी फोकस से होकर के जाएगी और यहाँ से जो किरण चलेगी, यहाँ से जो किरण चलेगी यह भी फोकस से होकर के जाएगी। यहाँ से जो किरण चलेगी मेरे दोस्तों वह भी कहाँ पे जाएगी, फोकस से ही होकर के जाएगी। यहाँ से चलने वाली किरण फोकस से होकर के जाएगी और यहाँ से यहाँ पर आएगी। देखिए वस्तु से जो किरण चल रही और फोकस से जो किरण चल रही, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वह सी के अपोजिट में बनेगा, यहाँ पर बनेगा। देखिए एक बार, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर ए बी है,
और यहाँ पर भी ए बी कर लेंगे। यह दोनों आपस में बराबर है मेरे दोस्तों, तो इसको लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, और कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। आकार जो कैसा, आकार वस्तु के बराबर बनेगा। बस इतना ही है। जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी जाए, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी जाए। चलिए ठीक है, वस्तु यहाँ पर हमारा दर्पण बन गया। यह दर्पण अवतल दर्पण है और यहाँ पर सी है और एफ है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पर इनके इनके बीचों बीच रख दिया जाए, ठीक बीचों बीच रखा जाए। वस्तु यहाँ पर हमने रख दिया, यहाँ से किरण चलेगी तो बताइए यहाँ पर जाएगी कि नहीं, ऐसे होकर के निकल जाएगी ना, ऐसे होकर के क्या होगी, निकल जाएगी। और जो प्रतिबिंब बनेगा सी से, जो हमने कहा किरण भेजेंगे, जो सी से किरण भेजेंगे, यहाँ से देखिए सी से किरण भेजेंगे तो क्या होगा, सी से जो किरण भेजेंगे इसको यदि मिलाना चाहें तो ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे और यह जो है ऐसे निकल जाएगा, निकल जाएगा मेरे दोस्तों। यह जब यहाँ पे ऐसे और यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। और जब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एक सेकेंड, यह वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा, जो आकार होगा वास्तविक पहले बनाएगा, वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है, वास्तविक बनेगा। उल्टा भी बनेगा और वस्तु से कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और उसके पोजीशन क्या होगी, दर्पण के मतलब वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, ऐसे बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जब वस्तु फोकस पर रखी जाए, जब वस्तु फोकस पर रखी जाए। जब वस्तु फोकस पर रखी जाए, यहाँ पर एफ है, यहाँ पे सी। चलिए वस्तु यहाँ पर रख दिया हमने फोकस पर। जब फोकस पर मेरे दोस्तों रखेंगे, यहाँ से जाएगी किरण तो फोकस से ही होकर के जाएगी, यह फोकस से ही होकर के जाएगी। चलिए यहाँ पे करते हैं, एफ कर लेंगे, यहाँ पे फोकस से होकर के जाएगी। और जब सी से जब किरण भेजेंगे तो अपने मार्ग में क्या होगी, वापस लौट आएगी। ये तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा। और जो प्रतिबिंब की यहाँ पर प्रतिबिंब देखिए, यह फोकस से होकर के जाएगी और यहाँ से जब हम किरण भेजेंगे, ऐसे समझिए, यदि हम यहाँ से किरण भेजेंगे तो यह फोकस से होकर के निकल जाएगी। यह किरण फोकस से होकर के निकल जाएगी मेरे दोस्तों। इसका थोड़ा सटीक फिगर बनना चाहिए, ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और यह जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा बनेगा और काफ़ी दूर बनेगा, मतलब आकार का वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत
बड़ा बनेगा। और यह बहुत दूर बनेगा, यह जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत दूर, इसीलिए इसे अनंत पे कहा जाता है। ये जो पोजीशन है अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। चलिए ठीक है, जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो, तो देखिए फोकस से चलने वाली किरण यहाँ पे जाके मिलेगी। हमने वक्रता केंद्र से भेजा, यहाँ पे जाएगी, लेकिन फोकस से होकर जब यहाँ से किरण जाएगी, भेजेंगे एक यहाँ से, अनंत से जब एक किरण भेजेंगे तो यहाँ से फोकस से ही होकर के जाएगी। तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ तक हो गया, मतलब जब फोकस पे। अब फोकस और ध्रुव के बीच में रख देंगे अगला, अगला जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, जब यफ और ध्रुव मतलब P के बीच में रखा जाए, P के बीच में रख रहे हैं, चलिए ठीक है, यहाँ पर रख रहे हैं, मतलब यहाँ पर यफ है और C है और यहाँ पर P है। मेरे दोस्तों यहाँ पर जब वस्तु रखेंगे, ज़्यादा करीब चले जाएंगे दर्पण के ना, तो दर्पण से प्रतीत होते हुए किरण आगे निकल जाएगी। ऐसे समझिए, यहाँ से मैंने किरण भेजा और यह पे यहाँ पे आती हुई प्रतीत हुए ऐसे निकल जाएगी, यहाँ से फोकस से होते हुए यह आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। और यहाँ से हम वक्रता केंद्र से एक किरण भेजेंगे, वक्रता केंद्र से एक किरण भेजेंगे तो यहाँ पर जाती हुई प्रतीत होगी और यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए तो यहाँ पर बड़ा बन रहा है। किससे बड़ा बन रहा है? वस्तु यहाँ पर है और यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। तो कैसा बनेगा यहाँ पे? वास्तविक, वास्तविक नहीं बनेगा, दर्पण के सामने नहीं बन रहा है तो इसलिए आभासी बनेगा। दर्पण के पीछे बनने के कारण यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और दूसरा जो कंडीशन है, और यह दर्पण देखिए सीधा बन रहा है, ऊपर ही बन रहा है तो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। आकार कैसा रहेगा? आकार जो है इसका वस्तु से बड़ा रहेगा, वस्तु से बड़ा, और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी सीधा आकार, आकार में वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे बनेगा। यहाँ तक हो गया, बस इतना ही है जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछते हैं। धन्यवाद दोस्तों।